बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मोहब्बत की ज़मानत, मुसन्फ़ा सना सफ़ियान ख़ान। किस्त नंबर 4। बेहद खूबरू शख्स, खड़ी मगरूर नाक, कुशादा पेशानी, पूरी आंखें, अनाबी लब, 6 फीट से निकलता हुआ कद, बेहद खूबसूरत सुरख गोरी रंगत, 26 साला ऊन अब्बास जाफ़री, सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, ब्लैक चादर कंधों पर डाले, स्कूल के सामने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकलते कितनी आंखों को घेरा कर गया था। आज वो अपने भाई के लिए इसके स्कूल में आया था। माहम सिकंदर अपने क्लासरूम में थी जब एक टीचर इसे बुलाने आई। मिस माहम सिकंदर आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रही हैं। वो फ़ौरन ऑफिस की तरफ रवाना हुई थी। मैम, आपने मुझे बुलाया? माहम प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उनके सामने खड़ी हुई थी। वहाँ एक कुर्सी पर माहम की तरफ पुश्त किए एक मर्दाना वजूद भी था जिस पर इसने कोई ध्यान नहीं दिया था। आपने अपनी क्लास से हमज़ा अब्बास जाफ़री को बाहर क्यों निकाला? प्रिंसिपल चश्मा सही करते हुए इसे घूर रही थी, क्योंकि आज इसकी वजह से इन्हें सरदार ऊन अब्बास जाफ़री के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैम, वो बाकी बच्चों को परेशान कर रहा था और बदतमीज़ी भी कर रहा था। हैरान हुई थी प्रिंसिपल के इस अंदाज से। वो अभी कुछ और कहती जब एक मर्दाना आवाज़ प्रिंसिपल ऑफिस में गूंजी थी। मिस, आप जो कोई भी हो, मुझे इससे नहीं मतलब, लेकिन आप हमज़ा को खड़ा करने या बाहर निकालने से पहले इनके घर वालों को बताती, फिर इसके बाद ही कोई एक्शन लेती। इतनी समझ तो हर उस्ताद में होती है, लेकिन आप तो शायद इस रूल से वाकिफ़ ही नहीं है। वो आवाज़ और अंदाज ही समझ गई थी। ये सरदार ऊन अब्बास जाफ़री है। सरदार ऊन अब्बास जाफ़री की माहम की तरफ पुश्त थी, इसलिए वो इसके एक्सप्रेशन जान नहीं पाई थी, लेकिन लहजा इतना सर था कि अगला बंदा वही मुंजमद हो जाए। इसकी बात सुनकर माहम मुँह खोले ये सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कब तक? मिस्टर ऊन अब्बास जाफ़री, डांट तो आप ऐसे रहे हैं जैसे मैं आपकी रिया हूँ। मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, इसलिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। माना ये आपका स्कूल है, पर मैं आपकी ज़रख़रीद ग़ुलाम नहीं हूँ जो मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करूँ। माहम गुस्से से लाल सुरख चेहरा लिए बिगड़े मूड के साथ शरीफ़ों के बेअल्फ़ाज़ चबा चबा कर अदा करी थी। इसके इस कदर टेढ़ा बोलने पर वो जान चुका था कि ये वही उस्तानी साईं हैं। प्रिंसिपल को इसके अंदाज़ को देख कर गश आ रहे थे, क्योंकि आज तक सरदार ऊन अब्बास जाफ़री के सामने कोई इस तरह पेश नहीं आया था, क्योंकि वो खुद दूसरों की इज़्ज़त करता था और अपनी भी करवाना जानता था। उस्तानी साईं, जैसे सरदार ऊन अब्बास जाफ़री मुड़कर अगला लफ्ज़ कहता कि नज़र पल भर के लिए माहम के चेहरे पर ठहर गई थी। आंखों का ज़ोरदार तसादम हुआ था। ऊन ने अपने आप को मलामत करते फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाई थीं। स्कूल के अंदर सारी ही टीचर्स अपने अबाए को निकाल दिया करती थीं। माहम मैरून कुर्ता ट्राउज़र पहने, एक कंधे पर मैरून ही दुपट्टा सेट किए, सर पर ब्लैक स्कार्फ ओढ़े इतनी प्यारी ज़रूर लग रही थी कि कोई भी एक पल के लिए ज़रूर ठहर जाए। नज़रों के तसादम पर फ़ौरन नज़रों का जाविया बदल कर माहम ने इसके लफ्ज़ बड़ी दिलेरी से काटे थे। माहम सिकंदर नाम है मेरा। ये उस्तानी साईं क्या होता है? दीवार को घूरते हुए अपना नाम शान से बताकर उसके जनरल नॉलेज में इजाफा कर रही थी, लेकिन वो इस नाम पर पल भर के लिए ठिठरा था। आंखों की पुतलियों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई थी। खुशी से इसके होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में ढले थे, लेकिन फिर अचानक इसने अपने दिल की बदलती दुनिया को धुतकारा था। मिस माहम, आप सरदार साईं के साथ गुस्ताखी कर रही हैं। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई थी। इनकी बात सुन माहम का चेहरा कुछ पल के लिए जर्द पड़ा था। पलकें बेसाख्ता नम हुई थी। अपने होंठों को बीचे कुछ भी कहने से पहले अपने आप को बाज रख रही थी। मैं यहाँ अपने भाई की खुशी के लिए आया हूँ। इसे ये न लगे कि मैंने इसे इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन गलती इसकी भी है और गलती आप लोगों की भी है। आज से हर महीने की आखिरी तारीख को पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे आप लोग, जिससे बच्चों के पेरेंट्स को यह तो पता चले कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल का माहम से इस तरह से बात करना ना जाने क्यों इसके दिल को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वह बीच में ही इनकी बात काटता अपना मुद्दा पेश किया था। प्रिंसिपल इसकी बात सुनते ही अपनी गर्दन झुका गई थी। ठीक ही तो कह रहे थे वो, बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूर बुलवाना चाहिए, जिससे इन्हें मालूम हो कि इनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहिए इन्हें या क्या सिखाने की ज़रूरत है। वो बगैर किसी पर नज़र डाले वहाँ से निकल कर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। ये मुझे क्या हुआ? जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मेरी नज़रें पलटने से इनकारी क्यों हो गई थी? मुझे इनकी बात बुरी क्यों नहीं लगी? और इनके नाम? वो इस वक्त डेरे पर बैठा सोचों में गुम था, खुद से सवाल जवाब कर रहा था। नहीं, एक जैसे नाम तो हज़ारों लोगों के होते हैं। वो नज़र का क्या है? बेरादा पड़ गई थी ऊन अब्बास जाफ़री अपने आप को झुठला रहा था। इसकी नज़रें एक ही नुक्ता नज़र पर मुज़क्किर थीं। जब से वो चेहरा नज़र की गिरफ्त में आया था, तब से सोचने समझने की सलाहियत जैसे मफलूज हो गई थी। इन आंखों में कितनी महरूमी और दर्द था। इसकी नज़रों से वो भीगी भीगी आंखें ओझल ही नहीं हो रही थी।
اسے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ ایسا تو نہیں تھا، نہیں نہیں میرے اللہ، میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میں کسی نامحرم کے لیے ایسے کیسے فیل کر سکتا ہوں؟ مجھے جب رشتوں میں دھوکے بازی نہیں پسند تو میں فیلنگز میں دھوکے بازی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے انگوٹھے سے اپنی پیشانی کو مسل رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سردار سائیں وہ اپنے سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے دین محمد کی پکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دین محمد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دبایا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دین محمد آؤ بیٹھو، جس سے ملنے گئے تھے اس نے کیا کہا؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر بےتابی سے دین محمد نے کہا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر بےتابی سے دین محمد کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ اسے خوشی کی نوید سنا گئے ہوں۔ آج کوئی اچھی خبر سنانا دین محمد، 13 سال ہو گئے، 13 سال مجھے اپنے وجود کے حصے کو ڈھونڈتے ہوئے۔ کیا یہ عرصہ میری اذیت کے لیے کم ہے دین محمد؟ کیا مجھے خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ وہ آج بہت دل برداشتہ تھا۔ دین محمد کو اس کا درد خود پر محسوس ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ دین محمد اس کا وہ ساتھی تھا جو بچپن سے آج تک اس کے ہمقدم تھا، اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کا سانجھی تھا۔ دنیا کے سامنے اتنا مضبوط دیکھنے والا سردار اون عباس جعفری اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا وجود کئی کرچیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ سردار سائیں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب آپ نے انہیں یاد نہ کیا ہو، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک ہمیں ایک سراغ تک نہیں ملا۔ سردار سائیں، لوگ کہتے ہیں جو گم ہو جائیں وہ کبھی دنیا کی بھیڑ میں مل بھی جاتے ہیں، لیکن جو جان کر روٹ کر چلا جائے وہ جلدی نہیں ملتا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کا کھویا ہوا آپ کو ضرور واپس ملے۔ وہ بھی اداس ہو گیا اپنے سردار سائیں کو اداس دیکھ کر، یعنی آج بھی ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ وہ آج بھی اپنے اس شدت غم سے پھٹتے دل کو، درد کو دباتے ہوئے شکستہ لبوں سے لہجے میں دین محمد سے مخاطب ہوا تھا۔ سردار سائیں، آپ پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اپنے سردار سائیں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا اس ناکامی کے بعد اس کے کئی دن لگیں گے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ ماہم گھر پہنچ کر اپنا عبایا نکال رہی تھی اور غصے سے بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آفس کا منظر گھوم رہا تھا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، روب تو ایسے جھاڑ رہے تھے جیسے میں ان کی بیوی۔ اس نے جیسے ہی اپنے الفاظ پر غور کیا، کچھ دیر تک حیوانوں کی طرح منہ کھولے کھڑی رہی، پھر وہی لفظ دہراتے ہوئے فوراً اپنے گالوں کو پیٹتے توبہ استغفراللہ پڑا تھا۔ میں کیا اول فول بول رہی تھی؟ ماہم اپنے آپ کو سرزش کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی تھی۔ انا بھی صوفے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ بھی دھپ سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ منہ کیوں لٹکا ہوا؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ انا بھی اس کا ٹیڑھا منہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ انا بھی، آپ کو پتہ ہے آج یہاں کے سردار سائیں آئے تھے ہمارے اسکول، مجھے وارن کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے ان کو بھائی کو کل اپنی کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے بھی انہیں بہت سنایا۔ اپنے دانتوں کو کچھ کچاتے ہوئے پھر سے وہ لمحے یاد کر رہی تھی۔ بچہ کتنا سمجھاؤں کہ ہر کسی سے پنگا نہیں لیتے، لیکن میری بات تو سنتا ہی نہیں ہے۔ ویسے یہاں کا سردار سائیں کون ہے؟ انا بھی ماہم سے پوچھتے اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سردار اون عباس جعفری خڑوس مغرور نک چڑھے ہیں۔ وہ حنا کی بچی تعریف تو ایسے جھاڑ رہی تھی جیسے نرم دل ہو شہزادے ہوں۔ ماہم کے منہ کے زاویے بگاڑ کر بتاتی پیاری لگ رہی تھی، لیکن آنکھوں کی نمی اور چھپانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ انا بھائی سردار سائیں کا نام سن کر دل ہی دل میں شادیاں بجا لائیں، چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا، جگمگانے لگا تھا۔ جان کر یہ ٹرانسفر کر آیا تھا نہ ماہم، کیوں خود کو اذیت دینے پر تلی ہو؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ ہماری مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ وہ اس کی نم پلکوں کو دیکھ کر اپنے آپ سے اسے لگا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت اذیت برداشت کر رہی ہیں۔ انا بھی، کیا اپنوں کو بھول جانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ ان کے سینے میں منہ دیے بے تحاشا روتے ہوئے ان سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں میری دی، اپنے بھولتے کب ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں آباد رہتے ہیں۔ وہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے خود بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ کیا کچھ نہیں یاد آ رہا تھا انہیں؟ بیتا ہوا ماضی اکثر جب یاد آتا ہے تو بہت درد دے جاتا ہے۔ وہ اس کے درد کی چبھن ہمیشہ دل میں محسوس ہوتی ہے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر بالکل تیار کھڑی تھی۔ گاؤں کی صبح ہوتی بڑی خوبصورت ہے۔ سورج نے اپنی سنہری کرنوں سے ابھی کسی کو روشناس نہیں کروایا تھا۔ چاروں طرف سے چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز پورے فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ گھر سے نکلنے والی تھی جب حنا اپنے بھائی کے ساتھ اسے لینے آئی۔ انا بھی، ہم چلتے ہیں، ہو سکتا ہے آنے میں شام ہو جائے۔ وہ ان کے گالوں کو چومتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ بھی اس کے پیچھے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اپنا اور سارے بچوں کا خیال رکھنا، ہدایت دیتے ہوئے دروازہ بند کرتے اندر چلی گئی۔ ماہم عبایا پہنے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے
हिना के साथ कॉलेज पहुंच गई थी। बच्चों और टीचर स्टाफ्स के लिए 3 बसें बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैम, हम आधे घंटे से किसी के इंतज़ार में। सब बच्चे अपनी सीटों पर बैठ चुके थे जब वो प्रिंसिपल के पास गुजर कर इनसे पूछ रही थी, मिस माहम सिकंदर, अभी हमज़ा अब्बास जाफरी नहीं आए, हम इनका वेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल गाँव की अंदरूनी सड़क पर नज़रें मुज़ोकरू किए से बता रही थी। उनकी बात सुनकर बाहर निकल कर खड़ी हुई थी जब 6 से 7 गाड़ियों के टायरों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज उठी थी। वो ब्राउन कुर्ता शलवार, क्रीम कलर की शॉल कंधे पर डाले, हमज़ा का हाथ पकड़े एक गाड़ी से निकला। माहम की बेख्तियार नज़र एक पल के लिए उठी थी, फिर वो अपने आप को डपट कर बस से टेक लगाए खड़ी हुई थी। वो हमज़ा का हाथ पकड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ गया था। गुड्डू, खूब इंजॉय करना आपने, और ये आंखें बंद क्यों हो रही हैं? अभी तक नींद नहीं ख़त्म हुई आपकी? वो अब हमज़ा के जूतों के तस्मे खुद बांध रहा था। सारे गार्ड पीछे खड़े अपने सरदार साईं को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। दीन मोहम्मद हमज़ा का बैग लिए खड़ा था। लाला, आपने इतनी सुबह जगाकर जो जुल्म किया है सो किया, लेकिन जो नाश्ता करवाया वो अच्छा नहीं किया है। आपको मालूम है मेरा पेट दुख रहा है। वो उसके गले में बाजू डाले, कंधे पर सर रखे, फूले मुंह के साथ शिकवा शिकायतें कर रहा था। चले, लेट हो रहा है। बाकी के शिकवे शिकायत घर आकर, और अपना ख्याल रखना। इसकी पेशानी को चूम कर उठ खड़ा हुआ था। इसे लेकर बस के अंदर सीट पर बिठा कर बाहर निकलते प्रिंसिपल से बातें करते अपनी गाड़ी में बैठ गया था। इसी सारे अमल को माहम सिकंदर अपनी नज़रें एक ही नुक्ते के मुज़ोकरों किए साकित सी खड़ी थी। माहम, जल्दी बैठे, हम पहले लेट हो चुके हैं। इना इसके बाजों को हिलाते हुए इसे बस के अंदर आने का कह रही थी। वो बस के अंदर दाखिल हुई तो सारी सीटें भर चुकी थी, सिर्फ एक ही सीट खाली थी, हमज़ा अब्बास जाफरी के साथ सीट, जिस पर हमज़ा अब्बास जाफरी बैठा था। वो भी सोच रही थी बैठे या नहीं, जब प्रिंसिपल के कहने पर वो वहीं बैठ गई। बस अपनी मंजिल पर रवाना हो गई थी। इन्हें बस में बैठे 2 घंटे हो चुके थे जब अचानक ब्रेक्स लगने की वजह से हमज़ा का सर अगली सीट से टकराता। माहम ने अपना हाथ की पुश्त से हमज़ा के सर पर रख कर बचा लिया था। हमज़ा का सर तो बच गया, लेकिन माहम के हाथ पर अगली सीट के लोहे से ज़ख़म आ गया। ये सब बहुत अचानक हुआ था। आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह अपना ज़ख़म भुलाए इसकी चोट की परवाह कर रही थी। मैं ठीक हूँ। वह हैरान हुआ था इस मोहब्बत भरी पुकार पर। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हो गया था। सारा सफ़र बच्चों के गाने सुन कर तय हुआ था। मुसलसल 4 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग अमृतसर पहुंच गए थे। बच्चों को 2-3 जगह घुमाने के बाद अब वो लोग वाटर पार्क में दाखिल हुए। इस वक्त दिन का 2 बजे रहे थे। इस वक्त सभी लोग इधर उधर बिखरे अपने घर से लाए हुए टिफ़िन कर रहे थे। माहम भी अपना टिफ़िन लेकर वाटर पार्क की पिछली तरफ बने कमरे में दाखिल हुई। अभी वो 2 ही लुकमे लिए होंगे, तभी हमज़ा अब्बास जाफरी भागते हुए रूम में दाखिल हुआ और अपने छुपने की जगह ढूंढ रहा था। इसके चेहरे पर डर और खौफ तो नहीं था, लेकिन पूरा वजूद पसीने से शराबोर था। माहम को खाना छोड़कर हैरान होकर इसे देख रही थी। वो कर क्या रहा है? हमज़ा, आप ये क्या कर रहे हैं? वो टिफ़िन छोड़कर अलमारी में छुप कर बैठे हमज़ा के पास पहुंची। शी, वो छोटा सा बच्चा अपने होंठों पर उंगली रख कर इसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। वो खामोश हो गई जब इसके इशारा करने पर वो इसके करीब फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। अब्दुल खालिक के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। इन्हें मालूम हो गया मैं बिना सिक्योरिटी के यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से निकलने में मदद करें, क्योंकि किसी भी हाल में मुझे इनके हाथ नहीं लगना। वो छोटा सा बच्चा अपनी उम्र से कई गुना बड़ी बातें बड़ी बारीकी से बता रहा था। इसकी बात सुनकर माहम के चेहरे का रंग सफ़ेद हुआ। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, वो कोई और लोग हों जिन्हें आप अब्दुल खालिक के लोग समझ रहे हैं। वो अपने दिल में दबे खौफ को दबाकर हमज़ा की बात चुटलाने की कोशिश कर रही थी। तभी हिना भागती हुई रूम में दाखिल हुई। इसके भी चेहरे पर खौफ फैला हुआ था। छोटे साईं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये अब्दुल खालिक के लोग हैं। वो अभी इनकी बातें सुनकर आ रही हूँ। वो प्रिंसिपल को दबाव में लेकर छोटे साईं के बारे में पूछ रहे हैं। हिना दरवाज़ा लॉक करती सरगोशी नुमा आवाज़ में इसे सब बता रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें छोटे साईं को इनके हाथ नहीं लगने देना। हिना एक लगातार परेशानी से रूम का चक्कर काट रही थी। आप ये दरवाज़ा खोलें, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करें। वो छोटा सा बच्चा अपनी नज़रें गोल गोल घुमाते पिछली तरफ बने दरवाजे को खोलने को कह रहा था। वो जितनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहा था, इसे देखकर माहम के साथ हिना भी हैरान हो गई। वो इसे दरवाजे की सिमत भागते हुए देखकर माहम ने इसका हाथ पकड़ा था। हमज़ा, आप तन्हा नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। आप हमारी जिम्मेदारी हैं, हम आपको इस मुश्किल घड़ी में यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। वो इसके हाथों को अपने हाथों में बीचे दरवाजे की सिमत बढ़ी थी। इसके इस फैसले पर हमज़ा और हिना दोनों कुछ पल के लिए हैरान हुए थे। कहाँ वो सरदार साईं के नाम पर खार खाने वाली लड़की, और कहाँ अब वो इन्हीं के भाई के लिए खुद को मुश्किल में डालने के लिए तैयार खड़ी थी। आप परेशान ना हो, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं सरदार ऊन अब्बास जाफरी का भाई हमज़ा अब्बासी जाफरी हूँ। डर और खौफ मेरी रगों में है ही नहीं। हम बहादुर मर्द हैं जो मुश्किल वक़्त में घबराते नहीं हैं, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करते हैं।
عائشہ اپنے ساتھ نہ آنے پر فورس کر رہا تھا، لیکن جس انداز میں اس نے یہ بات کہی تھی وہ ماہم سکندر کو کچھ پل کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ وہ پیارا سا بچہ خود کو بہادر مرد کہتے ہوئے ماہم کو بہت زیادہ پیارا لگا تھا۔ سچ میں چھوٹے سائیں، آپ نے بتا دیا، آپ سردار اون عباس جعفری کے بھائی، بہادر بھائی ہیں آپ دونوں۔ نکلو اور ہاں، اپنا خیال رکھنا۔ میں موقع ملتے ہی سردار سائیں کو فون کر کے بتا دوں گی، اور یہاں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ ہنا ان کے لیے پچھلے طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے ہدایت دینے نہیں بھولی تھی۔ ماہم حمزہ کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ یہ سوچنے کا نہیں بلکہ کچھ کرنے کا وقت تھا۔ جاری ہے۔